अगले ही दिन आभा का पूरा परिवार शादी की शॉपिंग के लिए मॉल पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही पहले की तरह साड़ी पहने युक्ति मॉल के अंदर पहुंचकर क्लोथ स्टोर्स के डिस्प्ले में लहंगा, जीन्स टॉप, वन पीस, गाउन और फैंसी साड़ियां देखती है तो वो उदास हो जाती है और गोद में आरव को लिए आप सब शॉपिंग करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। इतना बोलकर युक्ति आरव को गोद में लिए मॉल से बाहर निकलकर मॉल के बाहर रखी बेंच पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे उसका पति नकुल भी आता है। और क्या हुआ युक्ति, तुम सब लोगों को छोड़कर यहाँ अकेली आकर क्यों बैठ गई? तुम जाओ सबके साथ शॉपिंग करो, मेरी वजह से अपना मूड खराब मत करो। अच्छा, मैं समझ गया, तुमने क्लॉथ स्टोर्स की डिस्प्ले में लगे कपड़े देखे होंगे और तुम्हें बुरा लगा होगा क्योंकि तुम अब वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। हाँ, मुझे बुरा लगा क्योंकि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मोटी हो गई हूँ और अब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम भी मेरे लिए परेशान मत हो और जाओ, जाकर शॉपिंग करो। युक्ति के पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों में हाथ रखकर नकुल, मैं तुम्हारे बिना शॉपिंग कैसे कर सकता हूँ और तुम उन लोगों की बातों से दुखी हो रही हो जिन्हें सिर्फ बाहरी सुंदरता दिखती है। अरे खुद को तुम मेरी नजरों से तो देखो, तो पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत हो तुम। नकुल के प्यार से समझाने पर युक्ति की निराशा दूर हो जाती है और वो अपने घुटनों से उसका हाथ हटाते हुए हटो यहाँ से, मुझे मस्का मत लगाओ। युक्ति का हाथ पकड़कर, अरे मेरी मोटो उठना और मेरे साथ शॉपिंग पर चल। ये दुनिया मुझे खुश नहीं रहने देती और मेरा नादान पति मुझे दुखी। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, उठो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इसे कहते हैं मॉडर्न जमाने की आज्ञाकारी पत्नी। नकुल युक्ति को शॉपिंग मॉल के अंदर एक साड़ी के स्टोर में ले जाता है और शॉपकीपर पंकज से, भाई साहब मेरी मोटो आई मीन मेरी वाइफ को सबसे अच्छी साड़ियां दिखाइए। जी, अभी दिखाता हूँ। इधर पंकज युक्ति को साड़ियां दिखाने लगता है, उधर उसके बगल वाले स्टोर में ढेर सारे लहंगा, शरारा, गरारा, गाउन्स और अनारकली सूट के ढेर के बगल में बैठी स्टाइलिश उसकी जिठानी नंद और सास ससुर शॉपकीपर आनंद से। भैया कुछ और अच्छा सा दिखाइए ना, इनमें से हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। बहन जी, मैंने आपको अपने स्टोर के सबसे अच्छे और लेटेस्ट डिजाइनर कपड़े दिखा दिए हैं। इनके अलावा मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है। लतिका शॉपकीपर से बात कर ही रही होती है कि तभी हरी, पीली, नीली और लाल साड़ी लिए युक्ति अपने पति के साथ उनके पास पहुंच जाती है। और मैंने अपनी शॉपिंग पूरी भी कर ली और आप अभी तक कुछ पसंद भी नहीं कर पाए। हमें थोड़ी ना सिर्फ साड़ी लपेटनी है, जो हमें सिर्फ साड़ियां ही पसंद करनी है। हम अपने लिए इतनी सारी अवेलेबल वैरायटीज में से पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग करिए अवेलेबल वैरायटीज में से चूज। मुझे तो अभी बहुत कुछ खरीदना है, साड़ियों की मैचिंग ज्वेलरी, इनके लिए कपड़े, और आरव भी तो है, इसकी बुआ की भी तो शादी है। ये अभी बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, शादी में इसे भी तो सबसे हटके दिखना होगा ना। इतना बोलकर युवती नकुल के साथ वहां से चली जाती है। मॉल से शॉपिंग करके शाम को पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सबको अपने नकुल और आरव के लिए कपड़े खरीद दिखाती हुई युक्ति, हमारी शॉपिंग तो हो गई, अब बस ननद जी की शादी के फंक्शंस का इंतजार है। देवरानी जी, तुमको तो सिर्फ साड़ियां ही खरीदनी थी, इसीलिए तुम्हारी शॉपिंग जल्दी हो गई। मुझे और ननद जी को शादी की शॉपिंग करने में पूरा महीना लग जाएगा। इस तरह लतिका और आभा की शॉपिंग कई दिनों तक चलती है और फिर आखिरकार वो दिन मतलब 23 तारीख आ ही जाती है और पूरा परिवार होटल द ग्रैंड वेडिंग के स्वीट्स में बैठा हल्दी के फंक्शन में क्या पहनना है इस बात पर डिस्कशन कर रहा होता है। पीला गरारा सबको दिखाकर आभा, हल्दी के फंक्शंस में भी मैं पीला गरारा पहनूंगी। आप सब क्या पहनेंगे? आरव की गोद में लिए पीला अनारकली सूट सबको दिखाते हुए लतिका, मैं आपकी हल्दी के फंक्शन में ये अनारकली सूट पहनूंगी, आखिर होने वाली दुल्हन की बड़ी भाभी का भी कोई रुतबा होता है। पीली साड़ी सबको दिखाकर युक्ति, मैं तो पीली साड़ी पहनूंगी। हम दोनों भाइयों ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम पीला कुर्ता ही पहनेंगे। और तुम्हारे माँ बाप पीला कुर्ता और साड़ी। कुछ देर बाद शुरू होने वाले आभा के हल्दी के फंक्शन में कौन क्या पहनेगा डिसाइड करके वो सभी होटल के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो सभी होटल के लॉन में बने हल्दी के स्टेज पर अपना मनपसंद पहनावा पहने पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही वर पक्ष सरस्वती, रामलाल, रोशनी, अतुल, आशा और जितेंद्र हल्दी का पहनावा पहने उनका इंतजार कर रहे थे। आभा के बगल में चल रही लतिका और युक्ति को देखकर, वाह भाभी की बड़ी भाभी कितनी प्रिटी लग रही हैं। यार आखिर ये खाती क्या है, कुछ खाती भी है या नहीं? मुझे तो इनसे जेलसी फील हो रही है। हाँ लेकिन ये भाभी की छोटी भाभी ने कैसी साड़ी पहन रखी है, पूरी कमर दिख रही है, इन्हें कपड़े पहनने का ढंग तक नहीं है। ऐसा पहनावा पहनकर कोई अपनी नंद के हल्दी फंक्शन में शामिल होता क्या? मैं होती तो अपने साथ इन्हें कभी ना लाती। उन दोनों की बातें सुनकर युक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो सबसे पीछे चली जाती है।
अरे जो मैं चाहती थी ठीक वही हुआ। ननद की शादी के सभी फंक्शंस में अपने पहनावे से देवरानी को नीचा दिखाने का अच्छा आइडिया मिल गया मुझे। आभा के रवि के साथ हल्दी के स्टेज में बैठने के बाद आभा के मम्मी पापा, बड़े भैया भाभी, रवि के मम्मी पापा, कजिन्स, बुआ फूफा सब बारी बारी से उन्हें हल्दी लगाते हैं। वो सभी जब हल्दी लगा रहे होते हैं तब युक्ति होटल के रिसेप्शन में जाकर बैठ जाती है। युक्ति को वहां न पाकर लतिका से उसकी सास गंगा। बड़ी बहू तुम्हारी देवरानी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। वो हल्दी नहीं लगाएगी क्या? लतिका इधर उधर देखती है कि तभी उसकी नजर रिसेप्शन में बैठी युक्ति पर पड़ती है। मम्मी जी बस 2 मिनट दीजिए, मैं देवरानी जी को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर लतिका वहां से रिसेप्शन में बैठी अपनी देवरानी युक्ति के पास जाती है और देवरानी जी, वहाँ ननद जी की हल्दी का फंक्शन चल रहा है और तुम यहाँ बैठी हो। जेठानी जी, आपने भी उन लोगों की बातें सुनी थी ना? हाँ तो वो गलत कहाँ बोल रहे थे? लोगों की बातों का इतना ही बुरा लगता है तो पहले आपको ध्यान रखना चाहिए था ना कि आपका वजन इतना ना बढ़े। लेकिन जेठानी जी, अभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी तुम चलो मेरे साथ। लतिका युक्ति का हाथ पकड़कर उसे हल्दी के स्टेज तक ले जाती है। युक्ति को देखकर, अरे ये कद्दू फिर से यहाँ आ गई। अरे कद्दू नहीं है तो साड़ी लपेट भालू है, भालू। उन लोगों की बातें सुनती हुई युक्ति अपने पति नकुल के साथ स्टेज पर जाती है और जल्दी जल्दी आभा और रवि को हल्दी लगाकर अपने रूम में आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक एक करके उसका पूरा परिवार वहां आ जाता है और छोटी बहू, तुम वहाँ से भाग कर क्यों आ गई? सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अरे सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि आभा की छोटी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उनके बीच सब ठीक तो है ना? छोटी बहू, तुम उसकी छोटी भाभी हो, तुम्हें अपनी जेठानी की तरह अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं वहाँ से यहाँ ना आती तो आखिर क्या करती? वहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझसे उनकी बातें सुनी नहीं गई, इसीलिए मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। देवरानी जी तुम लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकती, इसीलिए जब तक ननद जी की शादी नहीं हो जाती तब तक अपने कानों को बंद कर लो और सबकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दो। युक्ति को समझाकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद युक्ति के कॉलेज फ्रेंड्स रानी, अमीषा, सीमा और धीरज वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर युक्ति, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए तुम सब? विदाई होने के बाद आते। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है ऑफिस से छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है, और फिर हमें शॉपिंग भी तो करनी थी। उन चारों को रूम की चाबी देते हुए, अच्छा ठीक है, तुम चारों अपने रूम में जाकर फ्रेश हो लो और कुछ देर बाद लॉन में मिलते हैं, ननद के मेहंदी फंक्शन में। युक्ति का मोटापा देखकर, ये तूने कैसी हालत बना ली अपनी? 6 महीने पहले तुझे देखा था, तब तो तू ऐसी नहीं थी। अपनी हालत के बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले तुम सब वो करो जो मैंने कहा है। कुछ देर बाद युक्ति का पूरा परिवार, उसके दोस्त लॉन में आभा के मेहंदी फंक्शन के लिए अपनी अपनी पसंदीदा पोशाक में पहुंच जाते हैं। युक्ति और उसके दोस्तों के वहां पहुंचने से पहले ही मेहंदी के स्टेज पर बैठे आभा और रवि को रोशनी और लतिका मेहंदी लगाने लगी थी। युक्ति अपने दोस्तों के साथ हरी साड़ी पहने वहां पहुंचती है। युक्ति की दिखती कमर को देखकर सरस्वती और रामलाल जी, ये हमारी बहू की छोटी भाभी ने कैसी साड़ी पहनी है? इसे तो ये सोच भी नहीं है कि लोग इसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। लतिका को देखकर रामलाल जी, अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरस्वती। वहीं दूसरी तरफ इसकी जेठानी को देखो, कितनी शालीनता और सभ्यता से हरा शरारा पहना है। कोई